नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आपने ये मैगजीन पढ़ी होगी क्रॉनिकल जो है जुलाई 2026 की। देखिए, ये मैगजीन बड़ी महत्वपूर्ण है और सभी विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं और इसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। देखिए, आप करंट अफेयर का जो है लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लास्ट टाइम के हिसाब से मत छोड़िए। अभी से हर महीने की ये मैगजीन लेकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, लास्ट का 6 महीने का करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको डीपली पढ़ना चाहिए। और फिर लास्ट में जो आएगी 1 महीना पहले घटना चक्र या घटनासार, वो तो आप पढ़ेंगे ही। देखिए, इस मैगजीन में क्या है कि जैसे ये मैगजीन जो है आप पढ़े होगी पूरी, आपने इसमें विभिन्न ये दिए हुए हैं, हमने भी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, पूरा पढ़ाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप ये क्वेश्चन इसके ऊपर अटैम्प्ट अगर आता है क्वेश्चन, वहाँ गलती कर देते हो, क्योंकि आप एक तो नोट्स अच्छे से नहीं बनाते हो, दूसरा क्या होता है कि आप उसको रिवाइज नहीं करते क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आप इसमें इसमें क्या है, लास्ट में कम ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगभग 50 के लगभग क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन हमने क्या किया है, ये देखिए, इसके ऊपर 100 क्वेश्चन बना दिए हैं। और वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल आयोग के पैटर्न पर बनाए। जैसे जैसे आपको पता है आयोग क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछता है। आयोग क्या है, मैचिंग के क्वेश्चन भी पूछता है, कुछ मैचिंग के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आयोग ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछता है, तो वो भी बना दिए गए हैं। तो देखिए क्या है कि मैगजीन तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन हर टॉपिक को हर टॉपिक को आपको क्या करना है, 360 डिग्री देखना है। अर्थात कोई टॉपिक अगर यहाँ दिया हुआ है, जनगणना का जैसे जनगणना का कोई टॉपिक दिया है, अभी जनगणना आपको पता है कि न्यूज़ में है, जनगणना 2026 या 27 जो भी अभी चल रही है वही। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखना है कि ये कौन सी सूची का विषय है। पॉलिटी में इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आयोग क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये संघ सूची का विषय है ना। तो आयोग क्या करेगा कि 2000 जनगणना के कुछ क्वेश्चन देगा कि इसमें इस जनगणना में अभी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा होगा, क्या यह जनगणना पूर्णतः डिजिटल है, तो आपको पता होना चाहिए इस बार ये पहली डिजिटल जनगणना है। और एक स्टेटमेंट लगा देगा ऐसे कि यह जनगणना जो है संघ की बजाय लिखेगा राज्य सूची का विषय है। तो आप क्या करेंगे, जब तक आपको स्टैटिक और करंट दोनों को जोड़कर जब तक आप नहीं पढ़ोगे, तब तक क्वेश्चन आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा अटेम्प्ट। और जिन्होंने पढ़ा है ऐसे उनको बधाई, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है या जो रिवीजन करना चाहते हैं वो हमारी इस पहल से जुड़ जाइए। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये जुलाई की है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी नई नई मैगजीन अभी आएगी हर महीने की, उसको हम इस प्रकार से उसके ऊपर 100 क्वेश्चन कम से कम बनाएंगे। और उन 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको कराया जाएगा तेजी से। और इसके अलावा साथियों, एक इन्फॉर्मेशन और है, इसी प्रकार से हम अपनी टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, हमने प्रीलिम्स पार की, फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चली हुई है। उसमें इसी प्रकार के देखिए स्टैटिक जो है सब्जेक्ट आपके हैं वो भी कराए जा रहे हैं, बड़े ही अच्छे से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, इसी प्रकार से आयोग अब पूछने लगा, विश्व के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब आयोग सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि पीटर्सबर्ग कहाँ है और लंका शहर कहाँ है, ऐसे नहीं पूछेगा। वो ऐसे स्टेटमेंट देगा और एक दो स्टेटमेंट इसमें से घुमा देगा। अब जैसे किरुना गेलेवेर स्वीडन के ये जो है लौह अयस्क केंद्र है, क्रिवोय रोग यूक्रेन का है ना, पिलबरा दक्षिण उसका है अफ्रीका का। तो ये आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और इसमें देखिए व्याख्या बिल्कुल टू द पॉइंट दी जाती है, फालतू नहीं, जितना काम का है उतना ही। देखिए 4 4 5 5 लाइन की व्याख्या दी जाएगी, जिससे आपका प्रिंट आउट का पेज भी बच जाएगा। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है, उससे पहले ये उत्तर कुंजी भी दे दी जाएगी। अगर आपको केवल यहाँ तक का प्रिंट निकालना है तो यहाँ तक का निकालिए, और इसको आप अपने लैपटॉप टैब या मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ रहे हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9811504781। और इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप हमारे फोकस आईएएस पीसीएस, यहाँ आपको पर्याप्त कंटेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि एक हमारा मेंटरशिप ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप का फ्री, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ लगभग जो है बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे काफ़ी, ये देखिए आप, यहाँ जो है इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ, और आपको महत्वपूर्ण न्यूज़ दी जाती है, और डेली 5 क्वेश्चन करंट के दिए जाते हैं, और डेली करंट के, और ये पीडीएफ वगैरह यहाँ दे दिए जाते हैं। तो इससे आपको जुड़ना है इस मेंटरशिप ग्रुप से, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए इस मेंटरशिप ग्रुप में ही ये फ्री पीडीएफ दिया जा रहा है डेली 20 क्वेश्चन का। ये देखिए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में,
ये आपको निःशुल्क है, आप निःशुल्क पहल से भी जुड़ सकते हैं, या पेड से अगर आपको इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी है तो हमारी पेड टेस्ट से जुड़ जाइए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5000 क्वेश्चनों का अभ्यास आपको कराया जा रहा है। 6 नवंबर तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि आप 1 महीना अपना बैठकर पढ़े एग्जाम में आराम से। 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है, वहाँ पूरा डेली 50 या 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना MCQ। क्या है, क्रॉनिकल, जो जुलाई समसामयिक क्रॉनिकल है, जो पतले वाली जुलाई 2026 की, उसके ऊपर ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये यूपी से रिलेटेड है तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपका। यूपी के एग्जाम में यूपी से रिलेटेड जो भी करंट की न्यूज है उसको तो आप छोड़िए मत। देखिए, प्रयागराज और कानपुर के बीच खोजा गया प्राचीनतम भू नदी चैनल पैलियो चैनल। पैलियो का मतलब होता है जीवाश्म, जो जमीन के अंदर दबा होता है। CSIR जो हमारी संस्था है, और ये NGRI, ये एक संस्था है हैदराबाद द्वारा खोजा गया। तो ये बताना है इन दोनों संस्थाओं का योगदान है कि नहीं है। दूसरा क्या है, यह चैनल सतह से 10 से 15 मीटर नीचे स्थित है, लगभग 350 किलोमीटर लंबा है। तो ये देखिए, आप नोट कीजिए ये, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होना चाहिए इसका। ये है जलभृत, है ना, एक्वाफियर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, जलभृत हिंदी में बोल देते हैं इसको। और इसकी भंडारण क्षमता कितनी बताई, 3500 से 4000 मिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई है। तो इसमें से कौन से कथन सही है, तो आपको बताना है। देखिए, पहला कथन भी सही है और तीसरा भी सही है। दूसरा क्या गलत है, इसमें इन्होंने यहाँ इसकी लंबाई में गड़बड़ कर दी है ना। ये देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए। व्याख्या दिखा देते हैं आपको पूरा। देखिए, इसकी लंबाई में इन्होंने क्या गड़बड़ की है, आंसर में ऐसे ही घुमाएगा आपको ना, कहीं फैक्ट होगा तो उसमें घुमा देगा। तो इसकी लंबाई यहाँ 350 किलोमीटर थी बताइए क्वेश्चन में, लेकिन एक्चुअल में इसकी 200 किलोमीटर लंबाई है। तो ये कथन 2 गलत हो जाता है, और कथन 1 आपका सही है, और कथन 3 भी सही है। इतना इसकी कैपेसिटी है, लगभग इतना जो वाटर वहाँ भंडारण मिला हुआ है। ये आप पढ़ लीजिए, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। वैसे इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ आप जुड़े रहिए इससे। तो यहाँ वीकली आपको मिल जाते हैं, पूरे वीक के जो भी लेक्चर होते हैं वीक के एंड में मिलते हैं। लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो देखते रहे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक नदी पहल के तहत नदी कायाकल्प हेतु किन 2 राज्य कार्यक्रमों का अभिसरण, अर्थात उनको मर्ज कर दिया गया है कि भाई 2 कार्यक्रम चलने हैं अलग अलग, उनको मर्ज कर दिया, इससे बेनिफिट मिल जाए और काम जल्दी से हो जाए। तो कौन कौन से को किया है, 2 कार्यक्रम, नमामि गंगे और मनरेगा। जल जीवन मिशन, स्वामित्व, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, मनरेगा और स्वामित्व योजना। तो बताइए, देखिए स्वामित्व योजना तो आपको पता ही है कि भाई तो पंचायत से है पहले, तो ये तो इसका उत्तर होगा नहीं, ये तो आप काट सकते हैं सीधा। अब आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए यहाँ और यहाँ, है ना, अटल भूजल योजना और नमामि गंगे और मनरेगा। तो आप आधा उत्तर तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाना होता है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं कि जो आयोग पूछते हैं बिल्कुल। तो इसका उत्तर आपका है ए, नमामि गंगा और मनरेगा का को मर्ज करके, मतलब कन्वर्ज करके, अभिसरण करके, ये एक नदी एक जिला एक नदी पहल शुरू की गई है। तो ये देख लीजिए, इसमें क्या होगा कि भाई मनरेगा में जो काम करते हैं उनको भी काम मिल जाएगा और नदी का भी पुनरुद्धार हो जाएगा। अभियान में देखिए, अब तक जो है 1.5 लाख से भी ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित हुआ है, और 500 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। जालौन की नून नदी, ये देखिए, ये आप इस प्रकार से ना बिटवीन द लाइंस पढ़ा करें मैगजीन में भी, और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट हम यहाँ दे रहे हैं व्याख्या में उनको भी। जालौन की नून नदी ये बड़ी चर्चा में, ये पूछ सकते हैं इस बार के भूजल संरक्षण कार्य से भूजल स्तर में लगभग 2 मीटर की वृद्धि हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए ये फैक्ट आप याद कर लीजिए ना। ये जो भी इस प्रकार के फैक्ट होते हैं उनको याद रख लीजिए। इस अभियान के तहत और क्या क्या हुआ है, गोमती पीलीभीत में जो है नीम नदी, बुलंदशहर और तमसा आजमगढ़ जैसी नदियों का पुनर्जीवन किया गया है। तो ये नदियों का मिलान पूछ सकता है। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये आपको अपना दिमाग घुमाना पड़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे जब आप व्याख्या पढ़ोगे और इनके नोट्स बनाओगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो इसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, प्रयागराज में आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में अनावरित स्वदेशी हथियार प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। काल, ये क्या है, ड्रोन है, भारत का पहला लंबी दूरी का वन वे अटैक कामिकोज ड्रोन। तो कामिकोज ड्रोन आपको पता ही होगा, एक ड्रोन तो वो होगा जो आप दुश्मन को मारेगा और वापस आ जाएगा। कामिकोज ड्रोन क्या होता है, ये आत्मघाती ड्रोन होता है, यहीं जाएगा और फट जाएगा और अपने को खुद को भी नष्ट कर देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा काल ये ड्रोन है कि नहीं है।
अब ये देखिए, ये सही है। ज्वाला मिसाइल क्या है? एक नई मिसाइल ज्वाला जो बनाई गई है वो क्या करती है? सतह से हवा और सतह से सतह, मतलब दोनों। आपने अभी तक सुना होगा मिसाइल जो है या तो सतह से हवा होती है या हवा से सतह होती है, लेकिन ये क्या करेगी? सतह से हवा, मतलब यहाँ जमीन से छोड़ेंगे और हवा में कोई टारगेट होगा उसको भेदेगी ये। या सतह से सतह, मतलब सतह से ही छोड़ेंगे और सतह पर ही कोई टारगेट है तो उसको भी भेज सकते हैं ये। करने में सक्षम मॉड्यूलर हथियार प्लेटफॉर्म में सक्षम है ना? ये यही पूछ रहा है। तो इसमें दोनों सही हैं, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अब आप देख लेते हैं, दोनों युगों समझ लेते हैं। कार्ल ड्रोन वही बताया, क्षमता कितनी है इसकी? 1000 किलोमीटर, और 3 से 8 घंटे ये उड़ सकता है। कितना वजन लेकर? 200 किलोमीटर, तो 200 किलोग्राम। तो ये भी याद करेंगे आप, वहाँ एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ लिख देंगे 2000 किलोग्राम और आप घूम जाओगे कि भाई 2000 हो सकता है ले जाए, लेकिन ये 200 किलोग्राम है ना, तो ये आप याद रखिए। और 1000 किलोमीटर और 3 से 8 घंटे तक उड़ सकता है। ये दोनों आत्मनिर्भर भारत के हैं। ये तो मतलब ये तो पता ही है आपको, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है रक्षा क्षेत्र में, ये तो आप अंदाजा लगा ही लोगे। ज्वालामुखी कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया, एकदम क्विक रेस्पॉन्स ये देती है, हथियार प्रणाली है ना, ये तो बता ही दिया इसके दोनों। ये सतह से हवा मार करेगी और सतह से सतह भी मार करेगी, तो ऐसे आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय एथेनॉल, देखिए एथेनॉल गडकरी जी की कृपा से ये बड़ा न्यूज में है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आपूर्ति में मक्का के बढ़ते योगदान के मद्देनजर उत्तर प्रदेश ने 2026-27 तक मक्के की खेती को कितने क्षेत्रफल में तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर आपको बताइए, क्योंकि इस प्रकार के जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन आप याद कर लीजिए, फिर भी याद वहाँ आ जाएगा अगर आप एक बार याद रखोगे, पढ़ोगे। तो 11.3 लाख हेक्टेयर, तो ऐसे याद कर लेना कि 10 हेक्टेयर से कुछ ज़्यादा है भैया, है ना, ऐसे कर लेना। तो ये सीधा सीधा है इसका, तो इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्याख्या आगे चलते हैं। अब एथेनॉल जो है ये आप देख लीजिए इसका, है ना, ये आप पढ़ लीजिए। एथेनॉल क्या है कि भाई गन्ने से भी बनता है, मक्का से भी बनता है, और अन्य जो वेस्ट होती है उससे भी बनता है। अब ये देखिए, किस राज्य में देश का पहला सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देश का पहला है तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। तो इसका उत्तर क्या है बताइए? बी। बी मतलब भिवाड़ी, राजस्थान में। अभी क्या बताया? सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का उद्घाटन किया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। रिपोर्ट के अनुसार देश के मतलब इस प्रकार का देश में पहला है। वैसे तो गुजरात में भी जो है इसकी स्थापना हो चुकी है सेमीकंडक्टर प्लांट की। जिस प्रकार का ये बता रहे हैं राज्य में, देखिए रिपोर्ट के अनुसार देश के इस स्वरूप के पहले, कौन से स्वरूप के? सेमीकंडक्टर भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, विनिर्माण क्लस्टर बन रहा है। इस क्लस्टर में इतने का निवेश होगा और इतने नौकरियां होगी। देखिए क्योंकि क्या ये दो ध्यान रहे, ये देखिए ये आप पढ़ लीजिए। गुजरात के जो ये है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई है, टाटा और क्रिस्टल मैट्रिक्स स्थापित हो रही है, परंतु भिवाड़ी में यह समर्पित क्लस्टर है। क्या है इसका मतलब? देखिए पूरा क्लस्टर ये होता है जहाँ बहुत सारे उद्योग उसी प्रकार के लगे होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर के 4-5 हो गए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के 4-5 हो गए, ये तो होता है क्लस्टर। तो क्लस्टर पहला बन रहा है राजस्थान में। लेकिन अगर इकाई पूछता है केवल कि भाई पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ लगी है, तो ये गुजरात के धोलेरा में लग चुकी है ना, तो आप फिर उत्तर ये होगा। तो क्वेश्चन आप समझिए क्या पूछ रहा है, क्लस्टर शब्द आते ही समझ जाएगा कि राजस्थान उत्तर है। आगे चलते हैं। छठा, झारखंड के हजारीबाग को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जहाँ के तहत किस रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यहाँ कुछ पहल शुरू हुई है, मतलब झारखंड के हजारीबाग में, तो ये बतानी है आपको कौन सी पहल शुरू हुई है। पहला मोती क्लस्टर बनाया, झींगा बनाया, मत्स्य बनाया, सजावटी मछली क्लस्टर बनाया, तो इसका उत्तर है ए, पहला मोती खेती क्लस्टर। मोती बनता है जो सीप की खेती होती है वो वाला। देश का पहला है ये क्लस्टर मोती की खेती का। अब ऐसे मोती की खेती तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है, क्लस्टर का मतलब जहाँ बहुत सारी ऐसी सुविधा होगी, अनेक इकाइयाँ लगी होगी वहाँ, तो इसे बोलते हैं क्लस्टर। बड़े जो क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो वाला। ये यहाँ इस क्लस्टर में 800 से अधिक कुशल मोती उत्पादक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। देखिए लगभग 22 करोड़ का निवेश भी आकर्षित हो चुका है ना। 1 लाख से अधिक मोतियों का उत्पादन दर्ज किया जा चुका है, तो ये भी याद कर लीजिए फैक्ट।
अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेंगलुरु में स्थापित भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, ये होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें स्पेस टेक फाउंडेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या पूछ रहा है, ये सही पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना है, सही पूछा है या सही नहीं है पूछा है। तो सही पूछा है, तो सही इसमें बताना है आपको। इसकी स्थापना कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी किट्स, ये आप याद रखिए, किट्स या काइट्स जो भी बोल लोगे आप, द्वारा सेटकॉम SIA, इसकी बड़ी फेमस है बॉडी, इसको याद रखिए, सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से की गई है। तो ये सही है। यह केंद्र सीधे इसरो द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय संस्थान है। तो ये गलत है, तो इसका उत्तर हो जाता है ए। अब व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए क्या है व्याख्या, ये देखिए, ये दोनों सही है, इनके सहयोग से लॉन्च किया गया है। कथन दो गलत है, यह सीधे राज्य स्तरीय पहले, न कि इसरो द्वारा केंद्र पोषित। तो ये कर्नाटक राज्य ने शुरू किए, इसरो के द्वारा वित्त पोषित नहीं है। तो इतना ही इसमें पढ़ना है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 25,400 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना हेतु किन कंपनियों के समूह के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये सीधा सीधा उत्तर है इसका, आपको कंपनियों के नाम पता होना चाहिए। तो कौन कौन सा है, NTPC, टाटा पावर, JWS, जिंदल स्टील और अडानी पावर, ये याद कर लीजिए, सीधा इसका उत्तर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, अपना टाइम बचाएंगे, है ना, ये याद कर लीजिए। असम में नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस मसौदे के में किन क्षेत्रों या समुदायों को इसके दायरे से छूट दी गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा ही चर्चा में रहा था। जो आदिवासी समुदाय है उनको हम UCC के तहत नहीं लाएंगे, केंद्र सरकार ने भी ये बोला था, क्योंकि इनके अपने अलग ही रीति रिवाज होते हैं। इसके अलावा जितने भी है सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसके अंडर में आ जाएंगे। केवल UCC से ये जो हमारा पहाड़ी और आदिवासी समुदाय है। तो इसका उत्तर 9th का ए हो जाएगा। अब UCC आपको ये पता होना चाहिए। देखिए UCC जो है, अनुच्छेद क्या है इसका, 44, ये पूछता है पॉलिटी में, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आसान से। ये देखिए इन्होंने क्या किया है, यह मसौदा में विवाह पंजीकरण, बहुविवाह पर रोक, बेटियों के संपत्ति के अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम शामिल है। तो उन्होंने इसके नियम बनाए हैं UCC में, यूनिवर्सल जो सिविल कोड होता है, UCC अर्थात समान नागरिक संहिता। तो ये देखिए भाग 4 में DPSP में कहाँ है, अनुच्छेद 44 के अंदर ये दिया हुआ है कि UCC सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। चुनाव के पश्चात नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए अब ये मुख्यमंत्री कई बार पूछ लेते हैं कि इनका मिलान कीजिए ऐसे। तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आपको पता ही है ना। ये तमिलनाडु में भी नया बना है, ये है ना, जोसेफ विजय। ये सी केरला का कौन है, VD सतीशन, है ना, ये VD सतीशन है। और इसके अलावा क्या है, हेमंत बिस्वा शरण पद पर बने रहे। तो ये क्या पूछ रहा है, नए मुख्यमंत्री पर विचार कीजिए और किस मुख्यमंत्री पद में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो ये तो पता, ये पद में बने रहे। तो ये तो डी तो आई गया इसका उत्तर। डी तो आपको पता ही होगा, डी हेमंत विश्व शर्मा तो बड़े फेमस हैं। तो डी तो इसमें है, तो इसका उत्तर हो जाएगा या तो ये या ये। अब बी देखिए, बी या तो ये होना चाहिए इसका उत्तर, ये होना चाहिए। एलिमिनेट करते हैं। अब बी क्या है, ये विजय, ये तो आपको पता है नया बना है, पहली बार बना है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब उत्तर इसका बी हो जाएगा, है ना, केवल डी, ये नहीं होगा। चलते हैं आगे, इसमें तो क्या देखना है, कुछ नहीं देखते हैं। अब ये देखिए, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है, जो मेजा परियोजना है, मेजा आपको पता ही होगा, कहाँ है मेजा, बताइए कमेंट में बताइए। इलाहाबाद के पास है या कहाँ है, मेजा तहसील है ना। मेजा चरण द्वितीय तापीय विद्युत विस्तार जो है परियोजना में कितने एक्स्ट्रा कैपेसिटी जोड़ी गई है, जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो कितना इसमें बढ़ा दिए जाएंगे, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर सीधा सीधा याद है, 2400 मेगावाट, याद कर लीजिए। ऐसे याद कर लीजिए भाई, 24 घंटे बिजली मिलेगी भारत को, यूपी को, तो 2400 ऐसे। ये ट्रिक से कुछ याद कर लीजिए आपको। देखो जब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, है ना, तो आपका मजा आ जाएगा। तो मेजा ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से। तो अब आप इसको बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। तो यही इसमें दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए व्याख्या में यही दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की। जहाँ व्याख्या की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। देखिए
लखनऊ में आयोजित फ्रूट होराइजन 2026। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कहाँ हुआ इसका आयोजन? लखनऊ में हुआ है। फिर क्या पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है? तो ये तो आसान है, आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में फल प्रसंस्करण उद्योग की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना। तो ऐसे ऐसे जो उत्तर है इस प्रकार के आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं। देखिए भाई, ये किसी एक फल के लिए तो है नहीं, नहीं तो इसका नाम होता, अगर मैंगो का होता मैंगो होराइजन होता है ना। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जैविक खेती से कोई मतलब नहीं होगा, इसका फ्रूट होराइजन है। फलों के आयात शुल्क में कमी घोषणा के लिए कोई अलग से कोई एक आयोजन थोड़ी होगा, ये तो सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी और कर देगी। तो सीधी सी बात है, ये इसका आयोजन हुआ है, तो ये इसको जागरूकता फैलाएंगे और उनको बताएंगे लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे इसका लाभ मिलेगा आपको। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा दिया इतने। अब एसआईआर बड़ा चर्चा में रहा था, अब एसआईआर भी पढ़ लीजिए आप। विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ, एसआईआर जो बोलते हैं, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो ये विशेष गहन पुनरीक्षण के चरण 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है? यह चुनाव आयोग द्वारा 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी प्रदेशों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु लॉन्च किया गया है। तो ये आप बताइए कथन सही है कि गलत है ना। दूसरा देखिए, इस अभ्यास के तहत लगभग 36 या 37 करोड़, मतलब 36.73 करोड़ मतदाताओं का डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है। तो ये तो पता ही है आपको कितने बीएलओ परेशान थे, तो ये भी सही है। अब इस चरण को राष्ट्रीय जनगणना के हाउस लिस्टिंग चरण के साथ नहीं जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है, तो ये गलत हो जाता है, इन्होंने नहीं लिख दिया यहाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, है ना। तो आप इस प्रकार से कथनों को ठीक से पढ़ा कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए, बस इसमें क्या है, ये थोड़ा डेटा देख लीजिए इसका। लगभग 4 लाख 3.95 लाख बीएलओ इसमें शामिल हुए थे। ये देखिए 3.5 लाख के आसपास जो है 3.42 लाख से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त जो बूथ लेवल एजेंट थे, क्योंकि भाई वो फिर हंगामा करते, नहीं तो बीएलओ ने वोट काट दी या जोड़ दी एक्स्ट्रा, तो इसलिए उनके राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल एजेंट भी बनाए गए थे, इसमें जैसे चुनाव में होता है ना, ऐसे वो उनकी हेल्प करी है इन्होंने, की है बीएलओ की। मतदाता सूची के अतिरिक्त दस्तावेज ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत तैयार किया जा रहा है, की जाती है मतदाता सूची। ये पूछता है डायरेक्ट पॉलिटी में, तो मतदाता सूची किसके तहत तैयार की जाती है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, है ना। और एसआईआर का काम क्या है? वही अवैध है, डुप्लीकेट है, या कोई ट्रांसफर हो चुका है व्यक्ति, क्या होता है 2 वोट बने रहती है, एक मान लिया आपने गांव में और एक कहीं नौकरी कर रहा है तो वहाँ है, ये जहाँ रह रहा है, तो ये सब डुप्लीकेट वगैरह इन्होंने हटाई है। तो यही इसमें दिया हुआ है। अब ये देखिए, हाउस लिस्टिंग का संचालन भी जोड़ा गया, हाउस लिस्ट भी कर रहे हैं इस बार की, किसकी प्रॉपर्टी है, कितनी कमरे हैं, सब पूछ रहे हैं उसमें। देखिए आप, मैंने भी भरा था वो ऑनलाइन फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। अब इसमें क्या है, सीधी सीधी संख्या पूछिए। अभी न्यायाधीशों की संख्या आपको पता होगा 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय की संख्या सीजीआई को छोड़कर, है ना, सीजीआई के अलावा, मतलब 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 37। टोटल कितने हो जाएंगे? 38, अगर सीजीआई को भी मिला लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सीधा सीधा। ये अधिनियम आपको पता है, वो नोटिफिकेशन आया था अभी सरकार का, उन्होंने बढ़ा दिए, 33 से बढ़ाकर 37 कर दी थी, सीजीआई अलग से हो गया, है ना। इससे पहले कब हुआ था ये देखिए, अंतिम बार संशोधन कब हुआ था? 2019 में। ये भी 2 स्टेटमेंट दे सकता है इस क्वेश्चन में, देखो ऐसे ये पूछेगा, एक स्टेटमेंट में देगा कि संख्या 37 दे देगा या 36, आपको कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि इससे पहले संशोधन 2019 में हुआ, तो वो सही हो जाएगा। अगर इसकी जगह बोल देगा कि 2014 में हुआ था, तो वो गलत हो जाएगा। कथन इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, बस क्या करता है योग, एक के 2 कथन बना देगा, है ना। इसी प्रकार के आसान लेकिन स्टेटमेंट रहेंगे, और विकल्प में घुमा देगा या कहीं संख्या है उसमें घुमा देगा। जैसे यहाँ सीजीआई को छोड़कर नहीं लिखेगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। फिर तो सीजीआई को छोड़कर की जगह लिख देगा जोड़कर, है ना, तो फिर 33 से 37 नहीं होगा, फिर 38 होगा ये, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब भारत में 4 नई श्रम संहिताएं अर्थात लेबर कोड के अंतर्गत नए वेतन के नियमानुसार बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेंशन भत्ते को मिलाकर कुल वेतन का न्यूनतम कितना प्रतिशत होना अनिवार्य है ना। कुल वेतन का न्यूनतम कितना प्रतिशत होना अनिवार्य है, ये आपके काम की चीज है, जब जॉब लग जाएगी तब।
है ना, ये 50% होना जरूरी है। क्या, ये सब है ना, महंगाई भत्ता, रिटेंशन भत्ता और बेसिक पे, बस इतना ही देखना है इसमें, आगे चलते हैं। 18 और क्वेश्चन देखते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, सेल मतलब सेलुलर मोबाइल जो होते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रणाली दूरसंचार विभाग के तहत सी डॉट द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात एनडीएमए के सहयोग से विकसित की गई है। तो ये बताइए सही है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा क्या है, यह मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एसएमएस की तरह एक एक करके अलर्ट भेजती है। तो आपने देखा होगा आपके फ़ोन पे एक बड़ा ही मैसेज आता है खतरनाक आपदा से रिलेटेड, तो सरकार टेस्ट करी थी कि अगर कभी आपदा आती है तो इस प्रकार के अलर्ट यूजर को भेजे जा सके। तो इसमें कोई मैसेज थोड़ा ही आया था, देखा होगा आपने, मैसेज तो नहीं आया था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा गलत, है ना। अभी आपने देखा होगा बड़े तेज से फ़ोन वाइब्रेट हुए थे और फिर क्या हुआ था कि लोगों को, कुछ लोग तो डर गए, यार ये क्या हो गया, हमारा फ़ोन हैंग हो गया क्या। तो इसमें कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आता, बस एक अलर्ट आता है स्क्रीन पे और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, उसको ना हटा सकते ना कुछ। यह सचेत प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। बिल्कुल सचेत वही है, आपदा प्रबंधन से जुड़ी ऐप है, प्लेटफॉर्म है, ये आपको आपदा के समय अलर्ट भेजता है। तो ये गलत हो जाएगा। और ये आप देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो ना एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो 1 और 3 सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये देखिए यही सब इसमें दिया होगा व्याख्या में, इसे देख लेना आप, देखने की जरूरत नहीं है, बता दिया है, इतना ही काफ़ी है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पीएलएफएस आपको पता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अर्थात आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हाल ही में किए गए संशोधन के बाद अब यह सर्वेक्षण किस आवृत्ति पर आंकड़े उपलब्ध कराएगा। तो अभी क्या कराएगा, त्रैमासिक भी कराएगा और मासिक भी कराएगा, मंथली भी कराएगा और 3 मंथ भी कराएगा, दोनों, है ना। क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली होता है, त्रैमासिक। अब ये देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये ग्रामीण और शहरी दोनों के त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, और ये जो है मासिक मतलब मंथली, दोनों कराएगा। अब जनवरी से मार्च 2026 के सर्वेक्षण के अनुसार ये जरूर देख लीजिए आप, ये पूछ सकते हैं महिला भागीदारी कितनी रही है, 34.7, और ये मेंस में भी आपके काम आएंगे, मेंस एग्जाम में आपके फैक्ट में काम आएगा, इकोनॉमी वाले पेपर में। श्रम बल भागीदारी कितनी रही है टोटल, ये 55.5%। तो सीधा सीधा 5 5 5 है, तो याद रख लीजिए, है ना। तो ये याद रहेगा। महिलाएं के हैं 3 4 और 7, है ना, ऐसे। शहरी बेरोजगारी दर 6.6, ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.3। देखिए गांव में भले ही गरीब हो लेकिन बेरोजगारी कम है, क्योंकि अपना ज़्यादातर क्या है, छोटा मोटा खेती वेती या दुकान खोल ली तो उनको लगता है कि ये रोजगार तो है ही, तो इसलिए वहाँ बेरोजगारी दर कम दिखाई देती है, जबकि लोग गरीब ज़्यादा होते हैं, उनको चाहिए ज़्यादा रोजगार। और शहरों में 6.6 है। अनुमानित 57.4 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त थे जो भारत में, कब, ये इस सर्वे के अनुसार, ये वाले के जनवरी से मार्च, जिसमें 40 करोड़ पुरुष और लगभग 17 करोड़ महिलाएं, दोनों में पॉइंट में 2 2 है, तो याद रख लीजिए, ये डेटा याद रख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए हेट स्पीच बार बार न्यूज में रहता है, तो इसके तहत जो है अभी जो किन 2 धाराओं के तहत मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने कहा है। तो ये कौन सी 2 धाराएं हैं आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा याद कर लीजिए, 153 और 295A। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखते हैं इसकी व्याख्या, देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए आईपीएस की जो धारा है 153 और 295, अच्छा बीएनएस में ये चेंज हो चुकी होगी, वहाँ भी आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या है कि भाई शत्रुता बढ़ाने से संबंधित है, अगर कोई धर्म, मूल, वंश या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव या घृणा करता है, लड़ाई करता है, तो ये उसके ऊपर ये धारा लग सकती है। या कोई धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर नुकसान करता है, पहुंचाता है, आहत करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 295A लग सकती है। ये इतना ही काफ़ी है। अब आगे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सूर्यकांत जी, इनको तो आप सब जानती हैं, जिन्होंने कॉकरोच बोला था बेरोजगार युवाओं को, द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लॉन्च किए गए एआई संचालित चैटबॉट का नाम, जिसे वन केस वन डेटा पहल के साथ लॉन्च किया गया।
तो उस चैटबॉट का नाम पूछ रहा है। ये तो पहल का नाम है वन केस वन डेटा, और ये चैटबॉट का नाम पूछ रहा है। कौन सा चैटबॉट है? सुविधा मित्र या न्याय मित्र या सुसहाय या ई न्याय? तो देखिए इनमें से कौन सा है बताइए। अब आपको लगेगा कि ई न्याय है ये इसका उत्तर, जबकि क्या है 19 में उत्तर हो जाएगा आपका सुसहाय। सु मतलब अच्छा होता है, सहाय मतलब सहायता। तो इसका उत्तर याद कर लीजिए, इसका नाम इम्पोर्टेंट है ना। ये इस प्रकार के जो है खास हो जाते हैं। व्याख्या में क्या पढ़ना है ये बता दिया है बस। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2000 के अनुसार 2022 से 24 के बीच भारत के प्रमुख शहरों में उच्चतम आत्महत्या दर किस शहर में दर्ज की गई? अब ये देखिए बड़ा ही वो ऐसा क्वेश्चन है दुखी होने वाला। तो कहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्या हुई? बेंगलुरु में, जहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं और मतलब संपन्न लोग हैं। तो ये दुख की बात है कि संपन्नता के बावजूद भी खुशी नहीं है। इसलिए भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में भी पीछे है। कितनी रैंक है भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स में? बताइए आप कमेंट में। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु में कितने आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं 2022 में? इतने थे। 2023 में लगभग देखो हर साल 2300 2400 है ना, इतने हो रहे हैं। ये काफ़ी मतलब ये आहत करने वाली चीज़ है। आगे चलते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2026 में उत्तराखंड, कर्नाटक और त्रिपुरा के साथ रिफॉर्म लिंक समझौता अर्थात रिफॉर्म सुधारों से जुड़ा हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। किस किस राज्य के साथ? उत्तराखंड, कर्नाटक और त्रिपुरा। देखिए अगर उनको घुमाना होगा तो ये समझिए कि एग्जामिनर आपको यही घुमाएगा, है ना। तो ये सही है, तो ये सही है। दूसरा क्या है? सभी घरों में 100% जल नल कवरेज हासिल करने का नया लक्ष्य दिसंबर 28 रखा गया है। तो ये भी सही है। त्रिपुरा ने कर्नाटक की तुलना में अधिक क्रियाशील नल कनेक्शन हेतु कवरेज हासिल किए, तो ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, है ना। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए उत्तराखंड की 98 है, कर्नाटक की 87 है और त्रिपुरा की सबसे लास्ट है इन तीनों में से, है ना, 86%। 2019 में मात्र 3% उल्लेखनीय वृद्धि। तो त्रिपुरा भी पीछे है ना। तो इसलिए तभी इनको साथ हस्ताक्षर किया है क्योंकि ये पीछे है अभी। यह मिशन ग्राम पंचायत नेतृत्व मॉडल पर आधारित है ना। तो ये तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ये विकसित भारत का दृष्टिकोण तो आप बता ही दोगे कि हाँ इसी के अनुरूप हो रहा है। सब जितने काम हो रहे हैं विकसित भारत के लिए ही हो रहे हैं, तो उसमें तो हाँ ही कर देना आपको अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन कहीं आता है किसी विकास कार्य के लिए। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो 1 करोड़ युवाओं को। अब देखिए एग्जाम में क्या करेगा, आपको लगेगा कि हार्ड है, उसमें देगा पहला कथन ये इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना है। दूसरा देगा ऐसे, यह योजना भारत में कौशल विकास उत्पन्न कर रोजगार को बढ़ावा देगी। तो ये आपको पता ही चल जाएगा कि सही है। तो इस प्रकार के कुछ कथन तो बिल्कुल आप लॉजिकल माइंड से कर सकते हो, उनको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ना वो मिलेंगे कहीं कथन, तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहीं। तो याद आपको ये रखना है, तो ये याद रहेगा तो आपको तुरंत उत्तर लग जाएगा सही। तो कहने का मतलब ये देखियो दोस्तों, देखियो मेरा भी बार बार प्री निकलता है, तो क्या होता है कि इसमें आप ना आसान फैक्ट छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन हार्ड बनेगा, जबकि उनसे ही आपका हार्ड क्वेश्चन टैकल होता है। तो ये आप याद रखिए, ये मंत्र है, स्टैटिक हो या करंट हो, किसी में भी स्टैटिक हो या करंट अफेयर हो, है ना, दोनों में आसान आसान जो क्वेश्चन है वो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल, वो आपको नहीं छोड़ने हैं। तो आपका प्रीलिम्स नहीं लिखेगा गारंटीड, 100% ये लिख के दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप ये समझिए अगर चलो आयोग बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर बना भी देता है, तो आपका कंपटीशन किससे है? आपका जो कंपटीशन है वो किससे है? आयोग से। क्योंकि आयोग पेपर बना रहे नहीं, गलत। आपका कंपटीशन है आपके साथ वाले ही अभ्यर्थियों से। क्योंकि अगर आयोग इतना हार्ड पेपर बना देता है कि कोई 4 क्वेश्चन भी सही ना कर पाए तो सब उसमें 4 नहीं कर पाएंगे, तो आपका कंपटीशन तो फिर इन 4 में ही है। तो वो आपका कंपटीशन होता है अभ्यर्थियों से, अर्थात जो आपके साथ वाला जितना पढ़ रहा है उससे आप बेहतर कर दोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। भले ही आप 50 क्वेश्चन करके आए हैं, और अगर आप
कट ऑफ पार कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका हमेशा जो कंपटीशन होता है तो वो होता है इससे, आपके साथ वाले ही अभ्यर्थियों से, तो उनसे आपको बेहतर कर देना है। तो इसलिए आप इस पहल से जुड़ रहे हैं। हम आपको यहाँ एक से एक अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे और टिप्स भी देंगे कैसे कैसे आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये योजनाएं जो है ना, इन्होंने 11 वर्ष पूरे किए हैं, तो इनका आपको साल याद होना चाहिए, है ना। तो ये सीधा सीधा पूछते हैं बार बार कि ये कब, कुछ योजनाएं जो है ना मोदी जी के आते ही 2014 के तुरंत बाद जो आई थी, 2014, 15, 16, ये फटाफट जो योजनाएं आई थी ना, मेक इन इंडिया, और ये है क्या है, ये बीमा की जो 2 योजनाएं आई थी, और एक और योजना थी वहाँ स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, इन सब का सन पूछता है। तो आपको याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, है ना। इनको कब, इन सुरक्षा योजनाओं को कब शुरू किया गया था, क्योंकि 2011 हो गया तो 2016, 26 है, तो आप ये तो अंदाजा लगा लो कि 2015 में शुरू की गई थी। लेकिन किस तिथि को शुरू की गई थी ये भी सीधा सीधा पूछ लेता है कई बार। तो 9 मई 2015 को ये शुरू की गई है। 9 मई 2026 को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, बस इतना याद करना है इसको। आगे चलिए। अच्छा, ये थोड़ा देख सकते हैं आप कि कितने करोड़ नामांकन दर्ज हुए थे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, ये वाले में, है ना। अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन है, 9 करोड़ लोग आदमी इसका फायदा ले रहे हैं। 60 वर्ष के बाद ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा डीप में आप पता है आयोग जाने लगा है। 1000 से 5000 तक की मासिक गारंटीशुदा पेंशन मिलेगी इसमें, अटल पेंशन योजना में। और लेगा कौन उसको, 8 से 40 वर्ष के गैर करदाता, अर्थात नॉन टैक्स पेयर, जो टैक्स नहीं देते हैं, वो गरीब आदमी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनको इतनी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी 60 वर्ष के बाद, 1 से 5000 तक की गारंटी। आगे चलते हैं। अभी देखिए, रेल मंत्री की अधिसूचना के अनुसार भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे किस शहर में मुख्यालय के साथ, अर्थात ये पूछ रहा है 1 जून से ये शुरू हो गया है ना, इसने अपना काम शुरू कर दिया। दक्षिण तटीय रेलवे, एक तो यही नाम पूछ सकता है, ये कौन सा नया जोन बना है, तो दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्टल जोन, है ना, रेलवे जोन। तो ये याद करना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, आपको पता ही है। रेलवे के जितने भी वो होते हैं, जितने भी रेलवे होते हैं हमारे से, उत्तरी रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, इनके मुख्यालय जरूर पूछता है। तो ये सब एक लिस्ट में आप याद कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप बताइए, कमेंट करिए, हम आपको पूरी लिस्ट दे देंगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो आप बताइए कहाँ है मुख्यालय इसका, विशाखापट्टनम में। तो ये आपको पता होगा, यहाँ आंध्र में विशाखापट्टनम है। ऐसा यहाँ से आंध्र शुरू होता है ना, ये बिल्कुल आंध्र में ऊपर की तरफ है, ऐसे 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 ये आंध्र है। तो ये आपको पता होना चाहिए, विशाखापट्टनम 24वां, ये क्या है, विशाखापट्टनम से कार्य शुरू करेगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब जो मनरेगा था उसका नाम आपको पता है, विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम कर दिया गया, वीबी जी राम जी, ये कर दिया इसका नाम। बड़ा ही इसके ऊपर चर्चा में रहा था ये न्यूज में। 1 जुलाई से किसी का नाम लेगा तो मनरेगा का स्थान लेगा, ये तो आपको पता ही है। और ये मनरेगा का नाम अब क्या हो गया, वीबी जी राम जी, ये पूरा नाम पूछ सकता है, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब मनरेगा के तहत ये भी याद कर लीजिए 2 फैक्ट और, 100 दिनों से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है, ये आपको पता होगा, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब वित्त पोषण क्या होता है इसका, केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। देखिए, केंद्र 60% देगा, राज्य हैं जो 40% देंगे। जैसे यूपी के लिए यूपी 40% देगा, जितना भी खर्च आएगा मनरेगा की सैलरी वगैरह मिलाकर सब। और पहाड़ी राज्यों के लिए और हिमालयी राज्यों के लिए ये होता है, केंद्र 90% देता है और 10% ही केवल वो राज्य देते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, केंद्र सरकार ने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, दिव्यांग, जब भी कोई दिव्यांगजनों से संबंधित क्वेश्चन होता है, के लिए सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों की पहुंच योग्यता का मूल्यांकन करते हुए किस नए ऐप पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये क्या कह रहा है कि जो सुगम्य भारत अभियान है, दिव्यांगजनों को थोड़ा आसानी दे, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि रेट्रोफिटिंग होती है, कहीं रैंप नहीं है तो रैंप बनाया जाएगा, कहीं वो चढ़ने में दिक्कत है, लिफ्ट नहीं है तो लिफ्ट बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से एक नए ऐप का शुरुआत की है। तो उस ऐप का नाम आपको बताना है। तो उस ऐप का नाम क्या है, प्रशस्त, मतलब ये प्रशस्त है, प्रशस्त लिखेंगे इस हिंदी में, प्रशस्त लिखा गया है ना, प्रशस्त होना चाहिए, प्रशस्त, है ना। 2.0 अर्थात इनको सशक्तिकरण करना है। तो ये इसका उत्तर 26 का ए हो जाएगा, ये रहा।
चलो आगे चलते हैं, बता दिए। 27वां, मेक इन इंडिया ब्रांडिंग अभियान के नए चरण में किस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा? तो इसका उत्तर सीधा सीधा याद कर लीजिए, इस क्षेत्र में, मतलब कौन से क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है इसमें? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो इंपोर्टेंट हो जाता है। आजकल क्या है भाई, ये सब तो हो ही रहा है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको दिया जा रहा है? सेमीकंडक्टर निर्माण को। किसके तहत? मेक इन इंडिया की, जिससे कि हम इंडिपेंडेंट हो सके। अभी हम लगभग, हमारा लगभग क्या है ना, 100% जो है सेमीकंडक्टर चिप्स हम इंपोर्ट करते हैं लगभग। एक आध परसेंट अभी तो बननी शुरू नहीं है, अभी इकाई लगी है, अभी बननी शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ, गुजरात के धोलेरा में लगी है। तो ये आप देखिए, और इसी के लिए चाइना के ऊपर हमारी बड़ी डिपेंडेंसी है, ताइवान, चाइना, यहाँ से हम चिप मंगाते हैं। तो यही यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ एक कीवर्ड है चीन+1। रणनीति का मतलब क्या होता है कि जो विकसित देश चीन से सामान खरीदते थे या उसके ऊपर निर्भर हो आपूर्ति श्रृंखला में, वो क्या चाह रहे हैं कि चीन के अलावा हमारा एक पार्टनर और हो जहाँ प्रोडक्शन दबा कर हो, मतलब खूब प्रोडक्शन जहाँ होगा, तो फिर चीन से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि कोरोना के समय में क्या हुआ कि चीन की इकोनॉमी डाउन हुई, चीन की मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई, तो पूरा विश्व हिल गया, क्योंकि कहीं क्या है, सामान की आपूर्ति हुई नहीं। तो अभी सभी देशों ने क्या सोचा है, चीन+1 रणनीति अपनाई जाए। चीन+1 में भारत के ऊपर देख रहे थे कि सब भारत बढ़ेगा, लेकिन इधर फायदा कौन कौन उठा लेंगे? जो हमारे पड़ोसी वियतनाम जैसे देश हैं। तो वहाँ जानी फैक्ट्री शुरू हुई, जो चीन से फैक्ट्री निकल रही है, वियतनाम की स्कोर ज़्यादा जा रही है, भारत में कम आ रही है। तो इसलिए विशेषज्ञ इसकी आलोचना कर रहे हैं भारत सरकार की कि भाई आप क्या यहाँ कॉकरोच वॉकरोच खेलते रहोगे, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए, जिससे कंपनियां ज़्यादा है, और चीन+1 का लाभ भारत को उठाना ही चाहिए, जबकि अब आसियान देश उसका फायदा उठा रहे हैं। अब ये देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA द्वारा विपणन सत्र, अर्थात ये जो मार्केटिंग सेशन होता है, सीजन होता है, मार्केटिंग सीजन हेतु स्वीकृत MSP वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुल 14 खरीफ फसलों की स्वीकृति दी गई। तो ये बताइए सही है? बिल्कुल सही है। सूरजमुखी में सबसे अधिक वृद्धि की गई, कितने? 622, अर्थात जो प्रति क्विंटल जो वृद्धि होती है दाम में, तो उसमें सूरजमुखी में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। तो ये भी सही है। अब देखते हैं, लागत पर सबसे अधिक मार्जिन धान, जो सामान्य दाने की फसल में मिला है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है ना। अब क्यों गलत है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसको मिला है, फिर वो पूछेगा भी। अब देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको 22 फसलों पर MSP मिलता है, 14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक। तो ये तो हो जाता है इसका ये। अब ये देखिए, ये जो सबसे अधिक लागत पर जो मार्जिन वृद्धि है, मतलब ये 61% मूंग के ऊपर हुई है ना, मूंग की जो दाल होती है, फिर बाजरा में, फिर अरहर में, है ना, न कि सामान्य धान में। सामान्य धान का MSP केवल 72 रुपये बढ़ा है ना, प्रति क्विंटल। अब कितना हो गया? इतना 2441 रुपये। तो ये भी पूछता है कि MSP जो है इस सत्र के लिए गेहूं का कितना है? ये 2-4 तो आप याद रख लीजिए, गेहूं, धान, मक्का, और सबसे अधिक किस में वृद्धि हुई, ये याद रख लीजिए आप, जैसे यहाँ सूरजमुखी में हुई। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुरक्षा हेतु चीनी के निर्यात पर किस स्थिति तक प्रतिबंध लगा दिया? अभी चीनी देख रहा होगा आपको ना, बड़ी महंगी होती जा रही है। तो अभी सरकार ने क्या की, 30 सितंबर तक 2026 तक आपूर्ति बंद कर दी। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पूछेगा नहीं। आगे चलते हैं। अब ये पूछ सकता है क्योंकि सोना चांदी बड़ा ही परेशान है सब लोग, बड़ी महंगाई इधर हुई थी, महंगी हो गई थी, लेकिन इन्होंने इंपोर्ट कम करने के लिए लोग कम खरीदे, बाहर से कम आए, तो आयात शुल्क को भारत सरकार ने बढ़ाया था। कितने प्रतिशत बढ़ाया था सोना और चांदी पर? ये देख लीजिए, ये सीधा याद कर लीजिए आप, 6% सोने के ऊपर बढ़ाया और 15% चांदी के ऊपर बढ़ाया था, है ना। आगे चलते हैं, 31वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सोर्स जो कच्चा तेल की रॉयल्टी है दर 16.6% से घटाकर कितनी की गई है? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। पूछ भी सकता है, तो इस पे एक्चुअली इसका उत्तर याद कर लीजिए खाली, क्योंकि कच्चा तेल बार बार न्यूज में है। तो इसका उत्तर है अपना 10%, सीधा सीधा 10% बढ़ रहा है, तो याद भी रहेगा, है ना। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM
का विस्तार किया गया, जिसके दूसरे चरण की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा उत्तर है 12 वर्ष, है ना। कितना, 5 वर्ष बढ़ाया था पहले, अब कितना बढ़ा दिया, 12 वर्ष तक। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब ये थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, है ना। इंडिया सेमीकंडक्टर में ये देख लीजिए 4000 करोड़ की नई, देखिए ये इंपोर्टेंट है इसमें ना। कौन कौन सी है, क्रिस्टल मैट्रिक्स और सेमिकॉन। ये कहाँ कहीं लगा रही है, गुजरात में। गुजरात के धोलेरा, बार बार आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई वहाँ लगी हुई है। तो ये देख लीजिए, आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। 33वां क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये जीडीपी के आंकड़े ना बार बार आते हैं, कितना किया कितना किया, तो ये आप ना बस एग्जाम से पहले ही देख लेना। उस समय कौन कौन सी 3-4 रिपोर्ट देख लेना कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो है, यूएन डैसा की रिपोर्ट क्या है, और वर्ल्ड बैंक का कितना है, आईएमएफ का कितना है ना, ये आप देख लेना। तभी अनुमान, क्योंकि ये बदलते रहते हैं हर 2-3 महीने में, तो ये अभी जरूरी नहीं है क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। एफआरपी, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गन्ने का एफआरपी होता है। देखिए 22 फसलें तो आपको बताइए, इसके अलावा गन्ने पर, इन पे तो क्या होता है, एमएसपी होता है, जो न्यूनतम खरीद गारंटी होती है, इस पे होता है। गन्ने पर क्या होता है, गन्ने पर एफआरपी। एफआरपी इसे बोलते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य, है ना। तो ये होता है। तो कुल 33 की गारंटी देती है सरकार एक किस्म, 23 की। भाई 22 तो ये होगी और गन्ना भी हुआ, लेकिन एमएसपी इसी को बोलते हैं, 22 फसलों को। तो प्रति क्विंटल रिकवरी दर देखिए कितने रुपए प्रति क्विंटल जो है, 10.25% जो है, 10.25% बुनियादी रिकवरी दर पर निर्धारित किया गया है। तो इसका एफआरपी पूछ रहा है, बेसिकली क्या होगा इसका एफआरपी। अभी जो नया एफआरपी हुआ है वो पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 365 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये सीधा उत्तर है इसका, याद रख लीजिएगा 365। ये रहा उत्तर इसका सी, है ना। अब ये देखिए पेमेंट सिस्टम जो है रिपोर्ट, जो आरबीआई की है, ये पूछ सकता है कि ये किसकी रिपोर्ट होती है। के अनुसार 2025 की दूसरी छमाही में डिजिटल लेन देन के मूल्य में किस प्रणाली का सर्वाधिक वर्चस्व रहा। तो आपको पता होना चाहिए किसका। आपको लगेगा कि यूपीआई का रहा, नहीं, यूपीआई का नहीं रहा है। क्योंकि यूपीआई में क्या करता है कि हम 10-20 रुपए की, 50-100 रुपए की पेमेंट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा होता है वर्चस्व आरजीटीएस, जो आप देखो ना तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है भाई, रियल टाइम, है ना, ग्रोस सेटलमेंट। तो इसका वर्चस्व रहा है। ये देख आरजीटीएस, है ना, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसकी सैलरी कितनी थी, लगभग इतने लेन देन में 68.6%। और इसके विपरीत देखिए डिजिटल, इसमें क्या है, अगर वॉल्यूम मतलब संख्या, कुल ट्रांजेक्शन देखेंगे तो यूपीआई नंबर 1 आता है। ये कितना है, 85.5, अर्थात 85.5% ट्रांजेक्शन यूपीआई से हुई। लेकिन यूपीआई में छोटे छोटे भुगतान करते हैं, कोई 50 रुपये का, कोई 10 रुपये, कोई 2 रुपये का, है ना। तो उसकी संख्या तो ज़्यादा है ट्रांजेक्शन की, लेकिन उसकी अमाउंट कम रहती है। तो अमाउंट के मामले में आज भी आरजीटीएस ही नंबर 1 है ना। तो यही आपको याद रखना, वहाँ एकदम जल्दबाजी में यूपीआई मत लगा देना। वहाँ पटना की ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है या अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, संख्या में है रुपये, तो आपको आरजीटीएस लगाना है, और ट्रांजेक्शन की संख्या लिखी है तो आपको यूपीआई लगा देना है। अब ये रक्षा उत्पादन के ऊपर है, तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। रक्षा उत्पादन के निर्यात आंकड़े देखिए। पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 174% बढ़ा है, और लगभग 1.5 करोड़, 1.54 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये बताना आपको सही है कि नहीं है। तो ये सही है। इस अवधि में रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है। तो बार बार सरकार प्रचार कर रही है और देखिए संख्या कोई ज़्यादा नहीं है, 34 गुना तो बढ़ गया, लेकिन क्योंकि पहले कम होता था, लेकिन अभी कुल 23,622 करोड़ ही हम कितना है निर्यात कर पा रहे हैं। तो ये भी सही है, दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना। अब क्या है, रक्षा 2026-27 में रक्षा बजट में आवंटन में कमी की गई, नहीं, कमी तो होती है जनरली, सब में बढ़ती है। कमी कहाँ कर देती है सरकार, शिक्षा में, मनरेगा में, ऐसी जगह कर देती है। अब बजट में तो नहीं करेगी, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब ये देखिए कथन 3 क्या है, ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है बजट के ऊपर। बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र में 6,81,000 करोड़ का आवंटन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.5% अधिक है।
भाई अभी तो हम इतनी मिसाइल बना रहे हैं और चीन से चुनौती है, पाकिस्तान से, तो रक्षा बजट तो हमारा लगातार बढ़ रहा है, घटेगा नहीं, है ना। और ये अभी जो नॉर्थ टैक्स सिंपोजियम जो हुआ था, वहाँ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि रक्षा उत्पादन 174% बढ़ा है हमारा, है ना। और इतने लाख करोड़ का उत्पादन करते हैं और इतने का 23,000 का निर्यात करते हैं, समझे। निर्यात 34 गुना बढ़ गया है। तो ये याद रखने का फैक्ट, इंपोर्टेंट फैक्ट है। कपास उत्पादकता मिशन देखिए, ये भी कस्तूरी कॉटन आपने पढ़ा होगा, बड़ा न्यूज में रहता है, भारतीय ब्रांड है कॉटन का। तो ये कपास उत्पादकता मिशन कब से कब तक है, 2026 से 2030-31, याद रख लीजिए। इसकी अवधि भी पूछता है के तहत 2031 तक कपास की उत्पादकता को, उत्पादकता हमारे यहाँ कम है ना, तो उत्पादक तो बढ़ाने का लक्ष्य रखा है को 440 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़ाकर कितना बढ़ाना है, मतलब क्या लक्ष्य किया हमने, हमने किया है 755, मतलब लगभग हम 2 गुने से थोड़ा ही कम रहेगा, तो इतना बढ़ाएंगे हम इसको। याद रखें, सीधा आंकड़ा है 755। जैसे 555 वॉशिंग पाउडर टिकिया या एडवर्टाइज, एक ऐड आता था प्रचार 555, तो उसकी वजह आप लगे 755, ऐसे याद रखिए। कपास है ना, अभी कितना है देखिए 440 है, ये भी सही है, याद रहेगा, सीधी फैक्ट है तो आपको याद रह जाएगा। ये जरूर याद रखिएगा, इसकी अवधि यही पूछता है। देखिए दोस्तों, मैगजीन पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया ठीक है, मैगजीन आप पढ़िए, लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चन जरूर लगाइए, तभी आपको अच्छे से वहाँ गलतियाँ कम करेंगे एग्जाम में। अब देखिए, इसको ना जब इसको नापते हैं तो इसकी गांठ के हिसाब से नापते हैं, तो इस का उद्देश्य कुल कपास को किलो विलो में नहीं नापते हैं, तो कपास की गांठों में नापा जाता है ना। उत्पादन को 498 लाख गांठों तक पहुंचाना भी है। और 5F ये आपके मेंस में काम आएगा, क्या होता है, फार्म टू फैक्ट्री फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉर्म। अर्थात फार्म जो खेत है, खेत से हम क्या बनाएंगे, फाइबर मतलब जो धागा निकलेगा कपास का, फाइबर से कहाँ जाएगा, ये फैक्ट्री जाएगा धागा, यहाँ क्या करेगा फैक्ट्री में कपड़े बनेंगे, फिर ये कहाँ जाएगा, फैशन में जाएगा, और हम ऐसे करके एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करेंगे। तो 5F जो है ये याद रखना क्या है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरन, है ना। ऐसा चलते हैं आगे। कस्तूरी कॉटन देखिए यहाँ दिया हुआ है, भारत का ब्रांड है, ये बड़ा फेमस है। अभी देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में, मतलब कृषि के अलावा, रोजगार आंकड़ा पहली बार किस स्तर को पार कर गया है। तो कृषि को छोड़कर जितने भी असंगठित क्षेत्र है, जैसे छोटी छोटी इकाइयां लगी रहती है ना, उसको बोलते हैं असंगठित क्षेत्र, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है कई बार तो वहाँ कितने रोजगार हो रहे हैं पहली बार, ये देखिए। तो इसका उत्तर हो गया 15.17 करोड़। तो ये असंगठित क्षेत्र जो है रोजगार में बड़ी अच्छी ज़्यादा भूमिका निभाता है। आपको पता होगा कि भारत की 80%, 75 से 80% लोग जो है असंगठित क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। कितने लोग हो गए, 15 करोड़ से भी ज़्यादा, 15.17 करोड़। आगे चलते हैं। अब इसमें अच्छा, कुल एच एच असंगठित क्षेत्र की इकाइयाँ कितनी है, 9 करोड़ से भी ज़्यादा, ये याद रखिए। सेवा क्षेत्र में रोजगार में सबसे अधिक 31% की वृद्धि दर्ज की गई, तो ये आपको याद रखना होगा। अब ये देखिए, भारत की रूफ टॉप सोलर क्षमता मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, के संबंध में मई 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में जोड़ी गई नई स्थापनाओं में से आवासीय क्षेत्र या रेजिडेंस सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी रही है। देखिए क्या है, छत पर जो रूफटॉप जो सोलर बन रहे हैं ना, आपने भी देखा होगा छतों पर सब लगा रहे हैं छतों के ऊपर, तो एक तो हो गया भाई घर की छतों पर, एक होगा फैक्ट्री या ऑफिस की छतों पर, तो ये पूछ रहा है रेजिडेंशियल, फिर आवासीय क्षेत्र में की हिस्सेदारी कितनी रही है इसमें, जो सोलर पैनल लगाए गए हैं छतों के ऊपर। तो ये ज़्यादातर तो आपने देखा होगा कि आवासीय ही आवासीय में लगी हुई है, तो 76%, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है मतलब 24% क्या है, गैर आवासीय, अर्थात कमर्शियल, व्यापारिक या ऑफिस वगैरह में लगी हुई है, स्कूलों में लगी हुई है, जैसे सरकारी कार्यालयों में लगी हुई है, तो वो गैर आवासीय आ जाएंगे। PM सूर्यघर कब शुरू हुई थी ये पहल, इसकी याद रख लीजिएगा डेट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्विस बैंक की रिपोर्ट बंद हो चुकी है, ये तो आपको पता ही है, कई साल पहले बंद हो चुकी है। इसके स्थान पर नए मूल्यांकन ढांचा बी रेडी, बिजनेस रेडी का पहला संस्करण किस वर्ष जारी किया गया। तो पहला संस्करण आया है, कब आया था, 2024 में।
तो ये याद कर लीजिए आप, आपको लगेगा यार पहला संस्करण है अभी आया होगा 2026 में, तो ये देखिए आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत ने बड़ी अच्छी इसमें तरक्की की थी, तो फिर ये बंद ही हो गया बेचारा। जहाँ भारत तरक्की करता है ये बंद कर देते हैं विदेशी जो है संस्थाएं हैं। तो 2024 में जारी किया गया था। इसमें 3 आयाम है, क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक सर्विस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, तो ये इसमें काम का है। अब ये देखिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किस राज्य को सड़क कनेक्टिविटी सुधार हेतु ऋण स्वीकृत किया है। तो जब भी इस प्रकार का कोई ऋण मिलता है किसी राज्य को तो वो न्यूज में आ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, हरिद्वार, जहाँ कावड़ यात्रा शुरू हुई थी। ऐसे याद कर लेना कि भाई एशिया का बैंक है, उन्होंने कावड़ यात्रा के लिए फंड किया, तो आपको उत्तराखंड खुद याद आ जाएगा। आगे चलते हैं, ट्रिक बनाकर थोड़ा याद कर लीजिए और कुछ नहीं है। क्वाड, देखिए क्वाड की अभी बैठक हुई है, विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में, तो ये आप याद रख लीजिए। तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें भाई जो कौन कर रहा है, तो सीधी सी बात है हमारे विदेश मंत्री करेंगे, एस जयशंकर करेंगे, है ना। यह देश पिछली बार कहाँ हुई थी ये भी पूछ लिया साथ में। तो पिछली बैठक हुई थी वाशिंगटन में, आपको पता ही होगा, वाशिंगटन में हुई थी 2025 में। आगे चलते हैं, क्वाड के कौन कौन सदस्य देश है ये आपको पता ही होना चाहिए, है ना। क्वाड मतलब 4 सदस्य देश, इसका मतलब भी सीधा सीधा ही है। कौन कौन से आप कमेंट में बताएंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो आप बता ही सकते हैं। भारत यूएई रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, देखिए समझौता जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुआ है भारत ने किया है यूएई के साथ अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। तो इसके बारे में आपको सही कथन बताने हैं, कौन कौन से कथन सही हैं। तो अबू धाबी की यात्रा जब प्रधानमंत्री ने की थी, न्यूज में रहा था, तो मई 2026 में की थी, तो इसके दौरान हुआ था, बिल्कुल सही है ना। यूएई भारत को 40% एलपीजी एलपीजी होती है, एलपीजी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, देखिए ये भी सही है 43 में, सॉरी। और यूएई भारत के कच्चे तेल आयात का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसकी हिस्सेदारी 25% नहीं। कच्चा तेल यहाँ से इतना नहीं आते। कच्चा तेल कहाँ से आता था हमारा, पहले ईरान नंबर 1 था, फिर सऊदी, अमेरिका, रूस, ये सब अब आ चुके हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, तीसरा गलत है। तीसरे में देखिए कौन सा है, चौथा बड़ा है, चौथे नंबर पर है ये। और जिससे समझौता हुआ है वो कंपनी देख लीजिए, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। हमारे यहाँ कितना, 30 मिलियन बैरल अर्थात 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल का भंडार करेगी भारत में। इससे पहले भी भारत में कुछ भंडार किया जा रहा है कच्चे तेल का, वो कहाँ कहाँ किया जा रहा है आप ये बताइए, है ना। साउथ में है, एक ऊपर है, तो ये बताइए आप कहाँ कहाँ है। आगे चलते हैं। तो अभी दोस्तों 50 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले पहले तेजी से, फिर बाकी बाद में देखते हैं, है ना, अगले वीडियो में। भारत ओमान के तहत है व्यापक आर्थिक समझौता हुआ है, सेपा, है ना। कब से इसकी उम्मीद की जा रही है, इसका लक्ष्य कब से प्रभावी होने का, ये सीधी सी डेट है, आपको याद होनी चाहिए। ये 1 जून 2026। ये देखिए इसके तहत क्या हो जाए, भारत की जो है 98% निर्यात वहाँ टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा ओमान में, है ना। ओमान की बड़ी न्यूज आई थी, ये चर्चा में भी था। ये देखिए 2024-25 में भारत के द्विपक्षीय व्यापार जो है 10.61 बिलियन डॉलर रहा है। तो ये फैक्ट में पूछ सकता है, याद कर लीजिए इसको, है ना। फरवरी 2026 में ओमान के शाही फरमान, तो फरवरी 26 में समझौता ये उन्होंने पुष्टि कर दी थी और हस्ताक्षर हुए थे दिसंबर 2026 में। तो ये डेट याद रख लीजिए, दिसंबर, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद फरवरी में ये होगा, और अभी इस ये लागू हो जाएगा जून से, है ना। तो दिसंबर के बाद जनवरी छोटा, फरवरी के बाद छोटा, मार्च अप्रैल छोटा, मई और जून में ये लागू हो जाएगा। ये क्या था इसका उत्तर, सी, 1 जून से। 45 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यूएई ने गुस्से में भी क्या किया था कि मैं ओपेक से बाहर निकल जाऊंगा, है ना। इसने ओपेक जो है एक तेल वाले देशों का एक संगठन है, वो आपको पता होगा। तो ये न्यूज में आ सकता है किस संगठन से बाहर करने की इसने घोषणा की है।
ओपेक के सदस्य देख लीजिए आप जरूर, है ना। ओपेक का कार्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय वियना में है ना। और इसके जो भी सदस्य देश हैं वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ओपेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं वो आप कमेंट में भी बताइएगा, जिससे आपको याद रहेगा। 46वां देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 21 मई 2026 को इबोला, अब ये इबोला अफ्रीका में बार बार आता है, इबोला के किस दुर्लभ स्ट्रेन के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य था, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, DRC जो बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और युगांडा में फैला था। ये दो देशों में फैला था, तो ये पूछेंगे DRC और युगांडा दो देशों में फैला था। तो इसका जो स्ट्रेन था, जिनके नाम दिए जाते हैं, जैसे कोरोना वालों को भी नाम दिया गया था ओमिक्रॉन, और कई अलग अलग नाम दिए गए थे। तो ये क्या था, ये इसका नाम क्या था, तो ये था बुंडी बुग्यो, बुंडी बुग्यो। याद देखिए, अजीब सा नाम है तो याद कर लीजिए, बुंडी बुग्यो, ऐसा याद कर लीजिए इसकी, बुंडी बुग्यो, है ना। तो यही इसका उत्तर है। आगे चलते हैं। देखिए, सिंगापुर न्यूजीलैंड ने 4 मई 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी, तो दुनिया का पहला कोई होता है तो भाई वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद कर लीजिए, जिसका उद्देश्य वैश्विक संकटों के दौरान आवश्यक आपूर्ति में निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है। अब देखिए, ये जो अभी बताया चीन+1, इस प्रकार से अब अलग अलग देशों के साथ समझौते करने लगे हैं कि जिससे आपूर्ति बनी रहे और आपूर्ति ना टूटे, भले ही कितनी ही खतरनाक स्थिति हो, युद्ध हो या कोई भी आपातकाल हो। तो इन्होंने यही सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट अर्थात सप्लाई श्रृंखला लचीलापन समझौता किया है। किसने, ये पूछेगा किसने किया है, ऐसे ऐसे नहीं पूछेगा, उल्टा पूछेगा। जैसे तो सिंगापुर और न्यूजीलैंड में दुनिया का पहला बाध्यकारी है, मतलब जो सप्लाई ये कर रहा है सिंगापुर इसको या न्यूजीलैंड इसको, वो करते रहेंगे चाहे कितनी भी आफत आ जाएगी। तो इसका सार है। 48 में देगी, बांग्लादेश का जो है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, है ना। भारत इसमें सहायता कर रहा है, याद रखोगे कि यूनिट में यूरेनियम ईंधन लोड करने के लिए विश्व का कौन सा परमाणु उत्पादक देश बन गया है। करने के साथ ही मतलब यहाँ क्या हुआ कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन शुरू हो चुका है, कहाँ, अब बांग्लादेश में भी। तो ये बड़ी न्यूज है। और कितने देश अभी तक कर रहे हैं, कौन से नंबर का बन चुका है, ये पूछ रहा है। तो 33वां देश, अभी तक 32 देश करते थे, जिनमें भारत में भी है परमाणु संयंत्र, आपको पता ही है, नरोरा, कुडनकुलम, है ना, ये कई सारे हैं भारत में। तो ऐसे ही बांग्लादेश ने भी शुरू कर दिया। तो 33 दुनिया में देश हो चुके हैं टोटल। और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, परमाणु से ऊर्जा उत्पादन में कौन नंबर 1 रहता है, ये बताइएगा, USA या फ्रांस, बताइए आप क्या है। तो 33वां देश बन गया है। देखिए, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र मामला में गंगा नदी के किनारे स्थित बनाया इन्होंने, है ना। बस ये इसमें काम की चीज़ है, इसके अलावा कुछ रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है, भारत भी इसमें सहयोग कर रहा था, लेकिन ये क्योंकि रूस मेनली है ना। अब ये देखिए, अब आ गई मेलोडी जो आप बार बार करते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी इतावली अर्थात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा प्रस्तुत भारत इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी के रोड मैप के तहत दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को किस राशि तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो मोदी जी लक्ष्य बहुत रखते जा रहे हैं, अब पता नहीं है लक्ष्य पूरे कब होंगे। तो 49 का उत्तर क्या है, कब तक का लक्ष्य रखा है, कितना रखा लक्ष्य है, 20 अरब यूरो का द्विपक्षीय जो है 20 बिलियन यूरो बढ़ाना है, कब तक, 2029 तक, दोनों देशों के मध्य व्यापार। तो ये देखिए 20 बिलियन, है ना, बस कब तक, 2029 तक। आगे चलते हैं, 50 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाकी 50 कल करेंगे, अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। भारत ओमान रास अल जिफान ओमान से पोरबंदर, तो ये ओमान का शहर है, ये पोरबंदर गुजरात का शहर है, तक प्रस्तावित डीप सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, तो आपको पता हुआ ओमान यहाँ है ना, ये ऐसे, यहाँ ईरान है ऐसे, है ना। ये आप जो है भारत का नक्शा, जैसे ये गुजरात हो गया, है ना, ये गुजरात है ना, ये अरब सागर है यहाँ, और फिर यहाँ ओमान है ऐसे, ओमान, है ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे है ओमान। आपको पता है ये रेड से आ जाता है ना, ये रेड से आता है, ये पूरा अफ्रीका आ जाता है फिर। और यहाँ
ये इधर आता है ईरान, यहाँ है ना। अभी ये जो है होर्मुज, स्टेट ऑफ होर्मुज, यहाँ बड़ा न्यूज में है, ये आपने सुना होगा। तो ओमान से गुजरात तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है ना। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? अच्छा, ये ऐसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से आएगी, यूएई से आएगी या कहाँ से आएगी? तो भारत और ओमान याद रख लेना। इनके शहर के नाम भी याद रखना, पोरबंदर और रास अल फिजान, है ना। इनका नाम होता है रास अल फिजान, जो ओमान का शहर है, इसका नाम ये है। तो इसकी ये लंबाई पूछ रहा है कितने किलोमीटर होगी। तो इस पाइपलाइन की लंबाई हो जाएगी लगभग 1600 से 2000 किलोमीटर, है ना। तो अभी आइडिया नहीं है ना, ऐसे आएगी थोड़ा इधर आएगी इधर, तो लगभग 2000 किलोमीटर है, ये याद रखिए। 1500 से 2000, 1600 से 2000, है ना, इतनी रहेगी अनुमानित लंबाई। तो ये आप याद, बाबल मंदेब याद रख लीजिए। गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है, याद रख लीजिए। सकोत्रा द्वीप कहाँ है, याद रख लीजिए। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ना। पूछता है सकोत्रा द्वीप ओमान का है या यमन का है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो ओमान मत लगा देना, वो यमन का है सकोत्रा द्वीप। तो सकोत्रा, है ना। तो अगले 50 क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों। देखिए, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाइए और आप एग्जाम में फिर गलती कम करेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये वाली टेस्ट सीरीज है, आप देख लीजिए, 9811504781। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।